गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग एक द हिंदू अखबार का एक एडिटोरियल करेंगे और सबको पता है कि आपका न्यूज़पेपर की इंग्लिश बहुत यूज़फुल होती है, इसमें कोई शक नहीं है और इससे अपन बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, शायद आप भी मानेंगे, कि एक ही तरह की रीडिंग करने से जो हमारी इंग्लिश की पढ़ाई है वो लॉपसाइडेड हो जाएगी। एक वर्ड है लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का अर्थ है वो एक तरफ झुक जाएगी, बैलेंस नहीं होगी। इफ समथिंग इज लॉपसाइडेड, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉपसाइडेड, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है इंक्लाइन टू वन साइड, एक तरफ झुकी हुई, बैलेंस नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग और तरह की भी चीज़ें पढ़ें, जैसे उपन्यास पढ़ें, किताबें पढ़ें, जीवनियाँ पढ़ें। डाइवर्स रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और डाइवर्स रीडिंग का अर्थ होता है कि हमको विभिन्न प्रकार की रीडिंग करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी आपको मैं जब ये दो मैंने लिए हैं, मैंने कहा एक तो मैंने द हिंदू का ये लिया है, ठीक है। इसको मैं फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। एक हिंदू का मैंने लिया है और दूसरा मैंने एक नॉवल का एक्सर्प्ट लिया है। एक्सर्प्ट का अर्थ होता है उसका एक छोटा सा भाग, उसको कहते हैं एक्सर्प्ट, ठीक है। तो आप दोनों की तुलना करोगे तो आप पाओगे उसमें बहुत सारे ऐसी एक्सप्रेशन हैं, वर्ड्स हैं जो पेपर में आते नहीं हैं लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर हमने एक ही तरह की रीडिंग की तो वो हमको उसका नुकसान हो सकता है। तो चलिए पहले तो मेरे साथ में अपना अखबार करते हैं, बाद में मैं आपको नॉवल का जो एग्ज़र्प्ट मैंने लिया है उसको भी करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा पुराना है, हैड ए ओल्ड न्यूज़पेपर, तो नया पेपर अभी आ नहीं रहा है, तो मैंने सोचा मैं इसी का आपको बना के देता हूँ, ठीक है। ऊपर इसकी हेडलाइन है न्यूज़ की, घनी होप्स डील विल ब्रिंग लास्टिंग पीस। हेडलाइंस में कभी ग्रामर नहीं होती है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। ये इसकी ग्रीन में इसकी सब हेडलाइन है। तालिबान लीडर कॉल्स इट डे ऑफ विक्ट्री। पोम्पियो, सबको पता है कि आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, सेज विक्ट्री विल बी अचीव ओनली व्हेन अफगान्स प्रॉस्पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जब आपका ये अमेरिका और तालिबान के बीच में, अमेरिका ने करवाई थी, ठीक है, आपका ये तालिबान ने ये डील साइन की थी इनके साथ में, तब का ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो अभी मेन उस पर चलते हैं, मेन पीस पे, है ना, और उसको पढ़ते हैं। कुछ मैंने वर्ड्स अलग कलर से लिखे हैं, मैं बताऊंगा आपको इनका आपने क्या करना है। एक चीज़ मैं फिर आपको बता दूं, मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब ये वोकैब करते हैं तो 5 चीज़ें उसके आपको आनी चाहिए। वो वर्ड आपको, उस वर्ड के बारे में 5 चीज़ें। पहला वो जो वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, क्या है वो, ये आना जरूरी है। दूसरा उसका मीनिंग, तीसरा उसका प्रोनाउंसिएशन, चौथा उसका डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का तो उसके बनने वाला अगर दूसरे कोई वर्ड बनते हैं तो, ठीक है ना। और लास्ट में उसका यूजेज। किसी भी शब्द का यूजेज तब पूरा हो जाता है जब उसका एक आप मीनिंगफुल सेंटेंस बना देते हो। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना आप। और पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसमें से आने वाली उन चीज़ों को सीखिए और शब्द और फ्रेजेस जो आते हैं उनको लिखो और उनके आप सेंटेंस बनाओ। अगर सेंटेंस नहीं बनाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और एक सेंटेंस नहीं, खूब सारे सेंटेंस बनाओ। इसमें आदमी की जो इमेजिनेटिव पावर है वो एक्टिवेट होती है। हम कुछ लिखते नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, तो इसलिए ये जो पावर हमारी है ये थोड़ी सी वीक सी हो जाती है। लेकिन ये हर आदमी अपनी डेवलप कर सकता है। अगर आप 8-10 दिन भी करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और इंग्लिश जब आपकी ज़बान में चढ़ेगी तो एग्ज़ाम में भी काम आएगी। इंग्लिश नौकरी लगने के बाद में भी बहुत काम आएगी, जीवन भर काम आएगी, बच्चों के लिए काम आएगी। तो इसलिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और इसको अच्छी तरह सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए मेरे साथ पढ़िए। अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी
on Saturday expressed hope that the deal signed between the US and Taliban in Doha would pave the way towards lasting peace. अब ये ओपनिंग लाइन है और ये भी हम समझते हैं पढ़ने में कि ओपनिंग लाइन में एक्चुअली पूरे पैराग्राफ का सेंस आ जाता है. तो ये जो नॉलेज है ये नॉलेज भी है. आप जो रीडिंग कॉम्बिनेशन का पैराग्राफ करेंगे तो उसमें भी ऐसा पाएंगे. इसलिए ओपनिंग लाइन को, ओपनिंग एक या दो लाइन को बहुत गौर से पढ़ना ज़रूरी होता है. अब पता लग गया जो मैं आपको ये कराने जा रहा हूँ पैराग्राफ, ठीक है, तो ये किसके बारे में है, ठीक है ना आपका. तो ये आपके अमेरिका और तालिबान के बीच में दोहा में अपने कटर में जो आपका साइन हुआ था उसके बारे में. अब चलते हैं इनके शब्दों पे और इसमें इस्तेमाल किए गए फ्रेजेस पे. अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ऑन सैटरडे एक्सप्रेस्ड होप दैट. अब ये जो एक्सप्रेस होप दैट है ना आपका, ये आपने पकड़ना सीखना है. इसका आपने एक फ्रेज बनाना है. जब भी आप किसी वर्ड के साथ में फ्रेज बनाते हो तो मैं जनरली उसके आगे टू लगा देता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि उसका इस्तेमाल करते समय आपने टू का प्रयोग करना है, ठीक है आपको. तो इसको फ्रेज को ऐसे लिखेंगे आप, टू एक्सप्रेस द होप, और उसके बाद में दैट क्लॉज लिखेंगे. दैट क्लॉज का अर्थ क्या हुआ, दैट से लगा के कोई भी जिस टेंस के मुताबिक आपका, ठीक है. अगर मैं आपको कहूँ कि एक लड़के ने ये एक्सप्रेस होप यानी आपकी जो अपेक्षा है, आशा आपने एक्सप्रेस की है, बताई है, ठीक है, कि इस साल मेरा सिलेक्शन लगभग तय है और मतलब हो जाएगा, मैं कैसे कहूँगा, सन्नेस पास्ट टेंस में हो जाएगा, नेचुरल पास्ट में किया आपने. ये एक्सप्रेस द होप, जनाब, दैट जनाब he would make to the selected zone this time. किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम पास करना होता है, दूसरा सिलेक्शन जोन में आना होता है. सिलेक्शन जोन का अर्थ होता है कि जितनी वैकेंसीज हैं उतनी मेरिट में आपको आना चाहिए, ठीक है. अगर 3000 वैकेंसीज हैं तो 1 से और 3000 के बीच में आपका नंबर आएगा तब आप सिलेक्शन जोन में आओगे, ठीक है. आप सिलेक्टेड जोन भी कह सकते हो, सिलेक्शन जोन भी कह सकते हो, हाँ. और अगर 3000 से लगाकर 3001 से लगाकर 30,000 के बीच में आपको नंबर आएगा तो आप पास तो डिक्लेयर हो गए, लेकिन कोई काम का नहीं है वो. तो इसका मतलब ये सेंटेंस मतलब क्या हुआ कि उसने ये उम्मीद जाहिर की है कि इस बार वो सिलेक्शन जोन में पहुंच जाएगा. मेक टू द सिलेक्शन जोन दिस टाइम का तो गया, इस बार वो सिलेक्शन जोन में पहुंच जाएगा, ठीक है. तो बहुत सारे सेंटेंस बनाओ, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया था और उसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी. इसको कहते, इसका मतलब होता है उम्मीद जाहिर करना. ये एक्सप्रेस होप दैट दिस इकोनॉमिक पैकेज विल स्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन ऑल द सेक्टर्स इन द कंट्री. सारे सेक्टर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी. लेकिन चूल्हे बंद का चल रहा है, लेकिन अभी फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी चल पड़ी हैं. आई होप कि समझ में आ गया ये वाला, ठीक है. अब आगे देखिए, आगे शब्दों को देखो आपका. द डील साइन बिटवीन द यूएस एंड तालिबान इन दोहा. ये जो पार्ट है ना आपका, ये अलग पार्ट है बच्चों, ठीक है. एक्चुअली द डील के बाद में ये पार्ट है, वुड पेव द वे फॉर लास्टिंग पीस, ये पार्ट है. लेकिन बीच में आपको डील के बारे में एडिशनल जानकारी देनी होती है. कौन सी डील है, तो उसके बाद में आपने कहते हैं वो डील जो यूएस और तालिबान के बीच में साइन हुई है दोहा में, ठीक है. अच्छा, इसका एनालिसिस ये करें बच्चों, ये जो आपका साइंड है ये आपका एडजेक्टिव है. अब गौर से देखिए, ये साइन जो है डील के बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है साइन और काम कर रहा है एडजेक्टिव का. ये वर्ब नहीं है, ठीक है ना आपको. और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं हो सकती क्योंकि डील इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता. द डील विच वॉज साइंड ये है. तो कभी कभी अपन क्या करते हैं, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ. उसको इंग्लिश में रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं. एक्चुअली ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, द डील विच वॉज साइंड, बाकी सेम बिटवीन यूएस एंड. तो इंग्लिश में ये कहलाता है, ये रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज है. अब इसमें ये प्रोनाउन आपका रिलेटिव है और इसका एंटीसीडेंट आपका द डील है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कहलाता है ये. और ये जो आपने इसमें विच का इस्तेमाल किया नहीं, ना विच का ना वर्ब का नहीं किया ना आपने, तो ये क्या हो गया, आपने केवल एडजेक्टिव बना के उसको लिख दिया.
तो ये जो यूजेज कहलाता है ये कहलाता है रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज। ऐसा अपन बहुत करते हैं और ये हमको जितनी जल्दी समझ में आएगा उतनी जल्दी हमारी इंग्लिश अच्छी होगी। मैं आपको 2-3 उदाहरण और देता हूँ, ठीक है ना आपका। जैसे अगर मैं आपको कहूँ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पेपर, क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पेपर फॉर इजी, तो एक्चुअली ये जो सेंटेंस है जो सिंपल सेंटेंस में एक ही, इसमें वर्ब आपकी एक ही है, वर्ब, पता आपको, ये लिंकिंग वर्ब आपका, वर्ब बी फॉर्म वर्ब, एक ही वर्ब है ये, इसमें आस्क वर्ब नहीं है, आस्क आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये एक्चुअली रिलेट, ये आपका रिड्यूस्ड, यानी रिड्यूस का मतलब छोटा किया हुआ, ये छोटा किया हुआ रिलेटिव क्लॉज है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए आप, द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द पेपर वर वेरी इजी, वर इजी। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये सेंटेंस लंबा हो गया। अभी ये सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। एक तो वर आस्क्ड, ये पैसिव फॉर्म में आपका एक वर्ब ये आ गई और दूसरी वर्ब आपकी वर हो गई, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आई होप कि मैं आपको समझा पाया। एक तो ये आपने समझना है इसमें कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के बाद में आते हैं, नाउन के चैप्टर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी बारी बारी से, अभी वर्ब का चैप्टर में ख़त्म किया मैंने, अब मैं आपको मॉडल्स कराऊंगा ग्रामर के अंदर, फिर धीरे धीरे चलेंगे, फिर आपका एडजेक्टिव का नाम भी नंबर भी आएगा। आई होप कि आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है ना आपको। अच्छा, आगे चलिए आपका, ठीक है। और ये बहुत सुंदर प्रयोग है इसका, और ये जरूरी नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है ना आपका, आर फ्रॉम माई नेबरहुड, ये बच्चे जो पार्क में खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, ये प्लेइंग एडजेक्टिव है। प्लेइंग एडजेक्टिव नाउन के आगे भी आता है और नाउन के बाद में भी आता है। व्हाट आर द प्लेइंग कंडीशंस, ऐसे कहते हो तो प्लेइंग आपका कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है। एंड द चिल्ड्रन प्लेइंग में प्लेइंग आपका चिल्ड्रन के बारे में जानकारी दे रहा है। अगेन ये रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है। द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग इन द पार्क आर फ्रॉम माई नेबरहुड, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें साइंड आपका एडजेक्टिव है और ये डील को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये वो डील है जो दोहा में द यूएस और तालिबान के बीच में साइन हुई है, ठीक है। और ये वर्ब ये है, एक्सपेक्ट होप दैट द डील वुड, द डील, और इसका वर्ब जो है आपका वुड है, हेल्प में वर्ब वुड है, मेन वर्ब आपकी पेव हो गई, ये मेन पे हो गई, बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब ये शानदार फ्रेज आ रखा है, पेव द वे टूवर्ड्स या पेव द वे फॉर, इसका मैं आपको प्रयोग देता हूँ। शानदार फ्रेज है, टू पेव द वे, टूवर्ड्स भी कह सकते हैं और फॉर भी कह सकते हैं, फॉर समथिंग, ये इसका फ्रेज बनता है। और इसका अर्थ होता है किसी चीज़ की और रास्ता बनाना, रास्ता बनाओगे तो सफल होएंगे। आर यू गेटिंग पॉइंट? जैसे अगर मैं आपको कहूँ, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि पीएम साहब ने एक इकोनॉमिक पैकेज वो किया है, तो इट विल डेफिनेटली पेव द वे फॉर ओपनिंग अप या रीस्टार्ट या किक स्टार्ट आर इकोनॉमी, ठीक है। दिस इकोनॉमिक पैकेज विल पेव द वे, ठीक है ना, टूवर्ड्स किक स्टार्टिंग आर लॉकडाउन इकोनॉमी। किक स्टार्ट करते तो तेजी से वापस ठीक करना, ठीक है ना आप, इट इज कॉल्ड किक स्टार्टिंग, ये कंपाउंड वर्ब है, ठीक है। पेव द वे का मतलब रास्ता बनाना। एक्चुअली पेव का लिटरल मीनिंग होता है किसी रास्ते या सड़क पे सड़क बनाना या उसमें पत्थर लगाना, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि जो किले की रोड है वो नदी के गोल पत्थरों से जड़ी हुई है, तो मैं कहूँगा द रोड टू द फोर्ट इज पेव्ड विथ कोबल स्टोन। ऐसे स्टोन्स को कोबल स्टोन्स कहते हैं बच्चों, गोल गोल पत्थर होते हैं नदी के जो गोल हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड कोबल स्टोन्स,
आर यू गेटिंग फाइन? तो पेव का मतलब क्या होता है? रास्ता बनाना, ठीक है। तो ये इसका फिगरेटिव अर्थ है, पेव द वे टूवर्ड्स किक स्टार्टिंग आवर लॉकडाउन इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी लॉकडाउन हो रखी है, तो दिस पैकेज लिखना भूल गया मैं। इस इकोनॉमिक पैकेज से उस लॉकडाउन इकोनॉमी को दोबारा किक स्टार्ट करना, तेजी से बढ़ाने में का रास्ता ये तय करेगी, यानी इसका हमको इस रूप में रिजल्ट मिलेगा, ठीक ना। इसको कहते हैं पेव द वे फॉर या पेव द वे टूवर्ड्स। अब उसमें आओ, तो ये जो साइन हुई है आपकी ये डील, ये क्या करेगी? ये जो है लास्टिंग पीस का रास्ता तय करेगी, बनाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमको लास्टिंग पीस अफगानिस्तान में मिल जाएगी। लास्टिंग पीस का तो होता है ऐसी पीस जो परमानेंट हो, लास्टिंग, है ना आपका। अब आपको भी इसके अंदर देखना है, शब्दों को पहचाना है। टूवर्ड्स आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है। द पेव द वे टूवर्ड्स लास्टिंग पीस, और पीस आपका नाउन है और लास्टिंग आपका एडजेक्टिव है। ये जो कोलोकेशन बना है बच्चों, मैं आपको कई बार कहता हूँ कि ये कोलोकेशंस को पकड़ना सीखो। ये नाउन प्रेप नाउन का कोलोकेशन है और ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना। द वे टूवर्ड्स लास्टिंग पीस, इसको देखिए आप। और ऐसे कोलोकेशन जब भी आप पढ़ते हो तो आपने इकट्ठे करने हैं। ये भाषा की यूनिट्स होती हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको ढंग से एनालाइज करने की आवश्यकता रहती है। वे आपका नाउन है, पीस आपका नाउन है, बीच में आपका टूवर्ड्स लगा हुआ है। और नाउन के पहले ध्यान रखना, जो आ सकते हैं वो शब्द आपको आने चाहिए। नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकते हैं, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ सकते हैं, एडवर्ब से पहले डिटर्मिनर्स आ सकते हैं। तो लास्टिंग आ रखा है और इसमें आपका डिटर्मिनर दा लगा हुआ है, ठीक है ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये भी आपने पकड़ना है, सीखना है, ठीक है ना। और ये अपने आप में यूनिट होती हैं। दिस इज द वे टूवर्ड्स लास्टिंग पीस इन द रीजन, ये सेंटेंस बन जाएगा। द की जगह दिस लगा दो कि रीजन में अगर आपको लास्टिंग पीस चाहिए तो ये उसका रास्ता है। दैट्स राइट, ये सेंटेंस बन गया। तो हम सीखेंगे कैसे जब ये ऐसा करेंगे नहीं तो। दिस इज द वे टूवर्ड्स लास्टिंग पीस इन द रीजन। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, लिखा था मजबूत भारत से इस रीजन में शांति आएगी। ये एक बहुत ही शानदार सेंटेंस है और इसके पीछे ये है कि जब भारत मजबूत होगा तो कोई भी देश उसके साथ में लड़ने की हिमाकत नहीं करेगा। जो लड़ाई नहीं होगी तो पीस अपने आप आ जाएगी। तो कभी कभी लड़ाई को रोकने के लिए आपको, ठीक है, अपनी डिफेंस बजट पे बहुत खर्च करना पड़ता है। ये ऐसे ही हो गया और ये एक तरह का पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। एक किसी ने कहा कि आप ये तलवार क्यों खरीद रहे हो? कि मेरे को पड़ोस में शांति चाहिए, ठीक है। किसी ने कहा ये देश जो है एटम बम या न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बना रहा है? तो उसने कहा दिस कंट्री इज़ मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर पीस इन द रीजन। भाई उसके लिए कुछ और बनाओ, मगर ये क्यों बना रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसियों के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उनके कारण कभी भी अटैक हो सकता है और फिर जंग छिड़ सकती है। हमारे पास में भी होगा, पड़ोसी के पास में होगा, बैलेंस ऑफ पावर हो गया। तो दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर जब डिस्टर्ब होती है, व्हेन इट बिकम्स लॉपसाइडेड, तब युद्ध का खतरा मंडाता है, ठीक है। और अगर बैलेंस ऑफ पावर सही है तो युद्ध का खतरा कम हो जाता है या नहीं के बराबर हो जाता है, या युद्ध का खतरा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। कभी बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर ऐसे आएगा तो उसमें ये चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। आप हर गेटिंग माय पॉइंट। और कई इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह पड़ोस के पास में है तो उस देश को बनानी पड़ती हैं। तो एक्चुअली डेटरेंस के लिए होता है, रोकने के लिए। उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डेटरेंस, रोकने के लिए, ठीक है ना। डेटरेंस वर्ड बना हुआ है डेटर से, ठीक है ना। आई होप मैं समझा पाया आपको कि ये नाउन प्रेप नाउन के कोलोकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्टिंग पीस बहुत शानदार अपने आप में एक छोटा सा कोलोकेशन है। हमको इस रीजन में परमानेंट शांति चाहिए। वी नीड, ठीक है ना, अब लास्टिंग पीस इन दिस रीजन। फिर ये इनवर्ट कॉमाज में किसी के कह के वैसे के वैसे शब्दों को लिखा गया है, ठीक है। अब ये कौन है? ये अशरफ गनी साहब बोल रहे हैं वो शायद। वी होप द यूएस तालिबान पीस विल लीड टू, देखो ये देखो लीड टू सेम है, परमानेंट सीज फायर। लीड करने का अर्थ अगुवाई करना भी होता है
और लीड टू का प्रयोग किसी चीज़ में किसी चीज़ का रिजल्ट होना भी होता है, ठीक है ना, दैट्स राइट, ठीक है। किसी के एक नया कोई डॉग लेके आया, पड़ोस में डॉग था, तो शुरू में तो वो लड़े, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे उनको लीश पे पकड़ के और उनको साथ रखा। तो उन्होंने कहा ऐसा करने से दिस विल लीड टू अ ग्रेटर फ्रेंडशिप बिटवीन दीज टू डॉग्स, ठीक ना। रिसर्च हो रही है एंड आप होप एक्सप्रेस कर रहे हो कि भाई, ठीक है ना, आपका साइंटिस्ट आर एक्सप्रेसिंग होप दैट दिस रिसर्च विल लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अ वैक्सीन फॉर कोविड, लीड टू द डिस्कवरी ऑफ या लीड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ, ठीक है ना आपका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि दिस रिसर्च will lead to finding a vaccine for this pandemic, हो गया। तो लीड टू का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ में रिजल्ट होना। इस रिसर्च का रिजल्ट, ये आपकी चल रही है, रिसर्च चल रही है ना आपका, इसकी सफलता किस में होगी कि भाई इस पेंडेमिक के लिए वैक्सीन मिल जाएगी और पूरी दुनिया को कोविड से निजात मिल जाएगा। तो बड़ा शानदार है लीड टू आपका, ठीक है ना। ये अच्छा बुरा दोनों परिणाम हो सकते हैं, ठीक है ना। एक आदमी फैक्ट्री में, बुरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हमेशा अच्छा ही होगा आपका, परिणाम तो दोनों होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। एक आदमी कहीं फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ आपके धुआं वगैरह होता था, ठीक है ना, तो उसने कहा दिस विल लीड टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। इस जो धुएं में काम करने से एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो उससे आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। तो कैसे कहोगे कि वर्किंग इन दिस एटमॉस्फेयर, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस शुरू करना सीख सकते हैं। वर्किंग इन दिस एटमॉस्फेयर विल लीड टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई सलाह दे रहा हूं उनको। तो ऐसी कंडीशन में काम करने से क्या रिजल्ट आएगा कि आपको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ बच्चों, एक एक करके हमने सीखना है। कोई सीख के नहीं आता पेट में से, ये हमारी कर्म भूमि है, लेकिन सीखने का तरीका सही होना चाहिए और तो थोड़ा एफर्ट्स पे लगाने पड़ेंगे। हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अपन सोचेंगे ऐसे ही हो जाएगा काम, ऐसे होगा नहीं आपका, कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। तो इसमें आ गया, ये जो डील साइन हुई है, इससे क्या होगा, इसका परिणाम होगा एक परमानेंट सीज फायर में। दिस डील विल लीड टू अ परमानेंट सीज फायर बिटवीन, ठीक है ना आपका, अफगानिस्तान एंड तालिबान। और साथ में आपका यूएस फोर्सेज जो आपका अफगानिस्तान में है अभी, और नाटो की फोर्स का पार्ट भी है, उसको कोलिशन फोर्स कहते हैं आप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। द नेशन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फुल सीज फायर। सीज फायर पूरा हुआ नहीं है, कुछ कुछ लोग हैं जो अभी जैसे हम सुनते हैं ना आपके वहाँ बम ब्लास्ट हो गया, ठीक है, लेकिन ये गनी साहब कह रहे हैं कि द नेशन इज लुक फॉरवर्ड टू, अगेन एक फ्रेज है, बहुत शानदार है। इसका तो किसी चीज़ का बेसब्री से इंतजार करना, टू लुक फॉरवर्ड। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, या तो टू समथिंग होगा या टू डूइंग समथिंग होगा, इस फ्रेज का अर्थ ये होता है। और इसका तो किसी चीज़ का बहुत ही ईगरली इंतजार करना, ठीक है ना, एंक्सियसली इंतजार करना, टू वेट फॉर समथिंग, या तो ईगरली और एंक्सियसली, ये इसका मीनिंग होता है, बड़ी बेसब्री से, ठीक है। एक लड़का अमेरिका में रहता है, अब घर आ रहा है तो लोगों कह रहा है लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग माई फैमिली। इसका मतलब क्या होगा, अपनी फैमिली से मिलने के लिए मैं बहुत बेसब्र हूँ। कैसे कहोगे, आई लुक फॉरवर्ड टू, या तो बोलो सीइंग, ठीक है, सीइंग माई फैमिली, ठीक है। तो पिक्चर आने वाली है, तो या तो आप ये कह सकते हो, यार मेरे को इस पिक्चर के मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, मैंने इसके प्रोमोज देखे हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू दिस मूवी। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो ये डिक्शनरी को साथ लेके बैठो, और जब तक अपने हाथों से आप नहीं करोगे तब तक आपका काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो लुक फॉरवर्ड टू बहुत शानदार फ्रेज है, ये आप सबको आना चाहिए, ठीक है। और फुल सीज फायर क्यों कह रहे हैं, आपको उसमें आ गया होगा, ठीक है।
और ये उन्होंने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गनी साहब ने कहा। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ। द अग्रीमेंट, इसको आपने प्रोनाउंस करना है अग्री, एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। और MENT हमेशा इंग्लिश में पीछे मंट होता है, मेंट नहीं होता है। दिस अग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू अ डायलॉग, ये तो आप कर ही चुके, लीड टू, ठीक है ना। और ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है अमेरिका और उनके बीच में, तालिबान के बीच में, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू, तो इसका परिणाम किस में होगा? एज ए फलस्वरूप देयर कैन बी अ डायलॉग बिटवीन द तालिबान एंड द काबुल गवर्नमेंट, ठीक है ना। आप आर गेटिंग पॉइंट? ये हो गया लीड टू, साइन किए है अमेरिका ने और तालिबान ने, और इसका रिजल्ट किस में होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि तालिबान और काबुल गवर्नमेंट के बीच में एक डायलॉग होगा, मशवरा होगा, बातचीत होगी। और दैट इफ सक्सेसफुल, और अगर ये सफल रहता है, कुड अल्टीमेटली सी एन एंड टू द ग्राइंडिंग 18-year कॉन्फ्लिक्ट। देखो लैंग्वेज कितनी सुंदर है, हम इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे नहीं, सीखें कैसे आपका। और फिर उन्होंने कहा ये जो डायलॉग होगा दोनों के बीच में, तो इससे क्या होगा? तो इससे 18 साल से चली हुई जो आपका एक बहुत ही नुकसान, ग्राइंडिंग का तो नुकसानदायक, ग्राइंडिंग में पीसना होता है, और ऐसी कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा युद्ध जो टुकड़े टुकड़े कर दे आपका, ठीक है, उसको ग्राइंडिंग कहते हैं। ग्राइंडिंग में पीसना होता है ना, तो कोई चीज़ जब पिसती है तो क्या होती है? उसका आकार और छोटा हो जाता है। तो ये बड़ा शानदार फेज है द ग्राइंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, 18-year कॉन्फ्लिक्ट, 18 साल से युद्ध चला तालिबान का इनका, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया, और जो इसमें आया है आपकी चीज़ें आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हर जगह आपको नज़र आएंगे, देखो आपका डायलॉग आपका नाउन है, तालिबान आपका नाउन है, ठीक है। और इफ़ सक्सेसफुल जो लिखा हुआ है ना, आप भी इस्तेमाल करें। और इफ़ सक्सेसफुल का मतलब क्या है? अगर ये सफल हुई तो, ठीक है ना। जैसे इंडो चाइना में बातचीत चल रही है, ठीक है ना, तो मैं कहूँगा डायलॉग चल रहा है आर्मी कमांडर्स के बीच में, द डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और फिर आप भी लिख दो ऐसे कॉमा, इफ सक्सेसफुल, क्या मीनिंग हुआ? अगर ये सफल हुआ, ठीक है, देयर कैन बी पीस इन लद्दाख रीजन। ठीक है, लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख रीजन। अब समझा इफ सक्सेसफुल का प्रयोग कैसे करोगे आप, ठीक है, ठीक है, कहीं भी लगा सकते हो। एक आदमी ने कहा कि मैं एक फैक्ट्री खोलने का प्लान बना रहा हूँ, फिर उसने कहा कि इफ सक्सेसफुल, ठीक है, आपका आई विल बी अर्निंग crores of rupees every year, ठीक है। आई एम प्लानिंग टू सेट अप अ फैक्ट्री, मैं लिख देता हूँ इसको, आई एम प्लानिंग टू सेट अप अ फैक्ट्री, और कोमा करके लिख दो आप ही, इफ सक्सेसफुल। इसका मीनिंग हो गया अगर ये फैक्ट्री मैंने सक्सेसफुली, ठीक है, सेटअप करा, मतलब उसको बनाना, ठीक है ना आपका। इफ सक्सेसफुल, दिस विल मेक मी रिच इन नो टाइम। इन नो टाइम का तो क्विकली, मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। एक्चुअली आपको बता रहा हूँ बच्चों, ग्रामर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। ग्रामर नहीं पढ़ोगे तो बारीकियाँ आपको समझ में आएंगी नहीं आपको, ठीक है। तो दोनों काम कीजिए आप। चलिए आगे चलिए। और टू सी एन एंड टू, ये भी एक फ्रेज है, टू सी एन एंड टू समथिंग, ठीक है। इसका मतलब किसी चीज़ का खात्मा होना, ठीक है। अच्छा, अभी आपने लुक फॉरवर्ड का इस्तेमाल किया ना, इसको, इस फ्रेज को, लुक फॉरवर्ड टू को और ये कोविड-19 को, तीनों को मिला के सेंटेंस सोचो आप। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं यही बना रहा हूँ, ये मैंने पहले बनाया नहीं है। आप आदमी जब सोचता रहता है, वो क्रिएटिव काम होता है, तो भाषा अपने बनने लग जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ द वर्ल्ड, खाली इंडिया नहीं, पूरा संसार, ठीक है, इस जनरली इस फ्रेज को आपने प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया, लुक्स फॉरवर्ड टू
सीइंग एन एंड टू दिस पेंडेमिक। कितना सादा सन्ने बन के देखो आप। तो बड़ा ये पूरा सारा संसार, और ये बहुत ही सटीक भी है, रेलेवेंट भी है, ठीक है। पूरा जो संसार है वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि उस पेंडेमिक का अंत देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कितना शानदार सेंटेंस हो गया आप। तो पढ़ते रहने से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी एक्टिवेट होती है। जो पढ़ते नहीं ना उनके कभी होती नहीं है। इस क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करनी जरूरत है, ठीक है ना। आपको मैं लिख देता हूँ, चलो आपको, वी नीड टू एक्टिवेट आर क्रिएटिविटी। जो हमारी सृजनात्मक शक्ति है उसको एक्टिवेट करने की, उसको ठीक है ना आपका चालू करने की बहुत हमको आवश्यकता है। तो पढ़ते रहने से आइडियाज़ अपने आप आते हैं। तो ये पैराग्राफ हो गया। ग्राइंडिंग 1800 कॉन्फ्लिक्ट आपको समझ आ गया। बड़ा शानदार कोलोकेशन है, ठीक है ना। ग्राइंडिंग कहीं भी लगा सकते हो जो कोई चीज़ लंबी हो, ठीक है, और उसमें आदमी पिसता चला जाए। जैसे एक आदमी ने पाकिस्तान की जेल में स्पेंड ग्राइंडिंग 10 years इन पाकिस्तानी जेल। ये अपने आप आइडिया आपके आएंगे। थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो आप, लेकिन साथ में आपने और भी पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना आप। ओके, अब चलिए आप तालिबान फाइटर टर्न डील मेकर। अब ये फाइटर टर्न डील मेकर, ये जो आपका यूजेस है, ठीक है ना आपका, मैं इसको आपको अलग से बताता हूँ। ये कब कहना है कि ये पहले तालिबान फाइटर था और बाद में ये डील मेकर बन गया। डील मेकर का मतलब उसने अमेरिका से डील साइन की, ठीक है। आप इसको और कहीं बना सकते हो। जैसे अगर मैं आपको इसकी जगह ये लिखूं, सॉरी, ठीक है ना, एक एक्टर था जो बाद में पॉलिटिशियन बन गया, तो मैं क्या कहूँगा, एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन। तो ये तो ग्रामर नहीं सिखाएगी आपको, ये आप कहीं पढ़ोगे तभी सीख पाओगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पढ़ते रहने से हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी नाम लेके किसी एक्टर कहना हो, वो पहले एक्टर था, वो पॉलिटिशियन बन गया है और उसने फलानी पार्टी ज्वाइन कर ली, उसने बना लो। द एक्टर, दा लगाना पड़ेगा बिकॉज यू आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन। दा लगा, ये हो गया सेंटेंस। देखो आप, द एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है ज्वाइन सो एंड सो पार्टी। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। और आप किसी का नाम देना हो तो नाउन एंड अपोजिशन डाल दो इसमें आपका, सो एंड सो। कोई भी ABCD कोई भी हो सकता है, ये नाम दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्टर टर्न पॉलिटिशियन जिसका नाम ABC है, उसने फलानी पार्टी ज्वाइन कर ली, ये सैन्य बन गया आप। तो बात पे सीखने का मौका मिलता है जब आप पढ़ते हो। नहीं पढ़ोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये तालिबान का फाइटर था, ठीक है, और इसका नाम मुल्ला बरादर। अब ये डील मेकर बन गया। डील मेकर का अर्थ क्या हुआ, ये जो साइन हो रही थी डील, ठीक है, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था, इसने डील करवाई, ये समझ लो आपका, ठीक है। साइन द अकॉर्ड, अकॉर्ड सबको पता है, अग्रीमेंट होता है। अलोंग साइड वाशिंगटन चीफ निगोशिएटर जल में खलीलजाद, ये उनका वाशिंगटन का चीफ निगोशिएटर था जो बीच में बातचीत कर रहा था। इन्हें लग्जरी होटल, बड़ा ऐशो आराम, बड़ा शानदार होटल था कटारी कैपिटल के अंदर। दोहा कटार की कैपिटल है। द पेयर देन शुक हैंड्स, ये तो सिंपल है, ठीक है। इसमें एक वर्ड अकॉर्ड है और आपको पता है आपका अकॉर्ड। अब ये शब्द भी अगर अकॉर्ड आया है समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। चीफ निगोशिएटर सबको पता है ना आपका, जो दो के बीच में निगोशिएशन का काम करता है। बीच में क्या कहते हैं उसको, एक कोई ना कोई आदमी बीच में होना चाहिए, दोनों की बातचीत करा सके आप, ठीक है। कि क्योंकि दोनों दुश्मन है, तो बीच में एक निगोशिएटर होगा तो दोनों की बातचीत आसान हो जाती है। अकॉर्ड नाउन भी है, अकॉर्ड वर्ब भी है, ध्यान आप, ठीक है। ऐसे आपने सीखना है। और मैंने आपको कहा कि डिक्शनरी लेके बैठना है। अकॉर्ड वर्ब को डिक्शनरी में एक बार जरूर देखना आपने, ठीक है, तो पता लगेगा नाउन और वर्ब दोनों है। शब्दों के प्रति ऐसी रुचि आपकी इंग्लिश को बहुत तेजी से ठीक करेगी, ठीक है। वर्ब के रूप में इसका फ्रेज बनता है टू अकॉर्ड परमिशन, यानी परमिशन देना, टू ग्रांट कमीशन, टू ग्रांट परमिशन। ग्रांट का मतलब देना। माई फादर हैज़ अकॉर्डेड परमिशन टू मी टू गो टू गोवा, तो पापा ने मुझे गोवा जाने की परमिशन दे दी है,
ठीक है ना आपका. एंड वी हैव अ रिवर वाटर एकॉर्ड विथ पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ में हमारा नदी के पानी का समझौता है ना, अग्रीमेंट. आई होप इट इज़ क्लियर. चलिए आगे चलिए. ये तो सब हो गया, डील हो गया इनके, अपने इन्होंने पेपरों में दे भी दिए, ये हो रहा है. अब हेडिंग लगाइए पेपर नहीं कि डिफ़िकल्ट वर्क अहेड. अब आगे वाला जो है आपका वो काम मुश्किल है, आसान नहीं है. डील साइन होगी लेकिन उसको आपने ज़मीन पे उतारना भी तो है. यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं. लुक्ड ऑन का मतलब उनके सामने ये डील साइन हुई है. लुक्ड ऑन तो वो देख रहे थे जब डील साइन हो रही थी. एज द टू इंक द डील. अब ये आपका फ्रेज आ गया, बड़ा शानदार फ्रेज है. एंड टू इंक द डील का तो डील साइन करना, टू साइन द डील. ये भी हमारा चाहिए इंक आपका, ये लिंक नहीं, सॉरी बच्चों, इंक है. ठीक है. अब देखो इंक स्याही होती है नाउन के रूप में, लेकिन इंक आपके वर्ब भी है. ठीक है आपका. तो उनकी सुपरविजन में दोनों साइड ने उस डील को साइन किया. ठीक है. एंड साथ में पोम्पियो साहब ने जो काम बचा हुआ है उसकी तरफ इशारा भी किया. अभी एल्यूड वर्ड आ गया, बड़ा शानदार वर्ड है. अब इसका फ्रेज बनता है टू एल्यूड टू समथिंग, और इसका मीनिंग हो जाएगा टू ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग. किसी और अटेंशन आपका डालना या खींचना, और जनरली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है. ठीक है ना. इसका मीनिंग ये भी हो जाता है टू मेक एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, टू मेक एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग, किसी और इशारा करना. ठीक है ना, अप्रोक्स रूप से. ठीक है. एक पिता ने अपनी वाइफ को कहा कि आपके साहबजादे यानी उनका बेटा ढंग से पढ़ाई कर नहीं रहा है, देखो इसकी किताबों पे मिट्टी चढ़ी हुई है. लुक, हिज बुक्स आर गैदरिंग डस्ट. तो ये भी एक फ्रेज है, टू गैदर डस्ट. ये उपन्यास की बातें, अखबार की बातें घंटों की जा सकती है. अब बच्चों तुम्हारे पास में पेशेंस होना चाहिए. जितना मैं करूँ उतना आपने करना है. ऐसा नहीं 3 मिनट वीडियो देखकर छोड़ दिया, फिर आप क्या सीखोगे. गैदर डस्ट का अर्थ होता है मिट्टी जमा होना. इसके 2 अर्थ हैं, एक लिटरल, एक फिगरेटिव. ठीक है. तो उसके पापा ने उस लड़के को कहा, अरे योर बुक्स आर गैदरिंग डस्ट, योर बुक्स आर गैदरिंग, गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है ना, गैदरिंग डस्ट. और आपने गैदर वर्ड को भी डिक्शनरी में देखना है, डस्ट को भी देखना है. ध्यान रखना आपका. क्यों देखना है ये आप देखोगे तब पता लगेगा आपको. अब ये तो हम करते नहीं है. डस्ट आ गया, हमको पता है डस्ट कलर मिट्टी होता है, रेत होता है, धूल होता है, तो आगे देखते नहीं है. गैदर हम का अर्थ इकट्ठा होना. क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई, बादल इकट्ठे हो रहे हैं. अरे गैदर का मतलब अंडरस्टैंड भी होता है. तो आप जब डिक्शनरी में देखोगे तभी तो आपको ये सीखने को मिलेगा. ठीक है. तो गैदर डस्ट के 2 अर्थ हैं, एक लिटरल मीनिंग, दूसरा फिगरेटिव मीनिंग. तो उसके पापा ने अपने बेटे को जब कहा कि बुक्स आर गैदरिंग डस्ट, तो उसने कहा आई विल डस्ट देम राइट नाउ. तो उसने एक कपड़ा उठाया और उसको साफ कर दिया. पापा ने अपने सर पे मारा और चले गए कि कितना मूर्ख लड़का है मेरा ये. अरे पापा का भावार्थ था कि तू पढ़ नहीं रहा है, और उसने क्या किया, उसने कपड़ा लिया और डस्ट करना शुरू कर दिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. इफ आई से योर बुक्स आर गैदरिंग डस्ट के 2 अर्थ हैं. ठीक है. एक अर्थ यह है कि आपके किताबों पे मिट्टी चढ़ रही है, विच इज लिटरल मीनिंग. और दूसरा अर्थ हो गया यू आर नॉट स्टडिंग दिस बुक्स. ठीक है ना आपका. जब किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो वो स्टडी होता है, वो रीड नहीं होता है. उपन्यासों को और अखबार को आप रीड करते हो, हाँ रिविजन करते हो, उसमें रीड कर रहे हो तो अलग बात है आप. ठीक है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो गैदर डस्ट में आना चाहिए. ठीक है. तो एल्यूड इज फादर. इन फैक्ट जब उन पापा ने कहा योर बुक्स आर गैदरिंग डस्ट, ही वॉज एल्यूडिंग टू द फैक्ट दैट ही इज नॉट स्टडिंग प्रॉपरली. जब ये पापा ने सेंटेंस कहा ना, तो पापा के कहने का अर्थ क्या था. इन फैक्ट ही एल्यूडेड टू द फैक्ट. तो उन्होंने इस फैक्ट की ओर इनडायरेक्ट इशारा किया दैट ही वॉज नॉट स्टडिंग प्रॉपरली. अगर कोई प्रॉपरली स्टडी करेगा तो उसकी किताबों में मिट्टी क्यों चढ़ेगी. और डस्ट आपका वह भी है.
क्या ना आपका, एक ने कहा क्या वो क्या कर रहा है, इज डस्टिंग इज रूम, जैसे झाट का कहता है ना अपन, कपड़ा लिया और आपने सारी झाट झूठ के सब चीज़ें साफ कर दी है ना उठा के, ठीक है। तो पढ़ने से कितना कुछ आदमी सीख सकता है। एल्यूड का प्रयोग आ गया, नहीं आया बच्चों के, नहीं आया है ना। एल्यूड का अर्थ होता है किसी चीज़ की ओर इनडायरेक्ट रूप से इशारा करना, है ना, और इसका नाउन होता है एल्यूजन। अब मैं आपको डिक्शनरी देखने के लिए क्यों कह रहा हूँ कि जब एल्यूड देखोगे तो मैंने कहा ना डेरिवेटिव्स, तो उसके नीचे आपको ये वर्ड भी मिल जाएगा एल्यूजन, देखना चाहिए इसी फैमिली का शब्द। तो लगभग फैमिली वाले शब्द डिक्शनरी में एक साथ मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं क्योंकि स्पेलिंग चेंज हो जाती है, इसलिए एल्यूजन ऑल्सो मीन्स, ये नाउन हो गया एल्यूजन, और इसका मीनिंग होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग, इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग, रेफरेंस इनडायरेक्ट। एग्जाम में काम आएगा, 20 बार आ रखा है आप। और इसका फ्रेज बनता है टू मेक एन एल्यूजन टू समथिंग, हो गया किसी चीज़ की ओर इशारा करना। या तो इसे ये लिख दो टू एल्यूड टू समथिंग, या लिख दो टू मेक एन एल्यूजन टू समथिंग। तो उसकी माँ ने अपने बेटे को कहा कि योर फादर वॉज मेकिंग एन एल्यूजन टू द फैक्ट दैट यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपर्ली। ये सब के प्रयोग करो बच्चों, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी होता है। एनीवे, तो ये पोम्पियो साहब ने क्या बोला, उनके सामने डील साइन हुई, लेकिन उन्होंने इस और इशारा किया कि अभी भैया ये तो हो गया डील साइन, लेकिन अभी बहुत मुश्किल जो आपका कठिन कार्य है वो अभी करना बाकी है। दैट रिमेन्स टू बी डन, रिमेन्स टू बी डन मीन्स ये काम बाकी है, ठीक है। इसको भी आप फ्रेज बना के इस्तेमाल कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। किसी ने घर का काम पूरा हो गया, नहीं कुछ तो हो गया, बट मोस्ट ऑफ द वर्क रिमेन्स टू बी डन, कुछ काम होना बाकी है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा, आई नो देयर विल बी ए टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब एक आकर्षण इस बात का होगा कि विक्ट्री डिक्लेयर कर दें, विक्ट्री हो गई, क्या ना, ठीक है। इन्होंने इच्छा होएगा, इच्छा सबकी, यहाँ टेम्पटेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। डिज़ायर ये है कि विक्ट्री डिक्लेयर कर दें कि भाई जीत हासिल हो गई है क्योंकि डील साइन हो गई है। लेकिन उन्होंने कहा बट विक्ट्री फॉर अफगान्स विल ओनली बी अचीव्ड, ये तभी आपकी प्राप्त होगी व्हेन दे कैन लिव इन पीस एंड प्रॉस्पर, कि वो शांति से रह सके। इसका शांति को भी खतरा है ना, तभी तो कह रहे थे वो कि सीज फायर कंप्लीट होना चाहिए और वहाँ के लोग प्रॉस्पर कर सकें, प्रॉस्पर कर उन्नति कर सकें, ठीक है, बिजनेस कर सकें, नौकरी कर सकें, पैसा कमा सकें, अपने जीवन को अच्छा कर सकें, उसको कहते हैं प्रॉस्पर। ये उन्होंने कहा, तो मन में इसका मतलब उनकी भी शंका है, डील तो साइन हो गई है, लेकिन मैंने कहा ना इस डील को ज़मीन पे उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि तालिबान के छोटे मोटे बहुत सारे ग्रुप होंगे, उनको कहना पड़ेगा, उनको बनाना पड़ेगा, सब कुछ, ठीक है। ओके, द तालिबान चीफ नेगोशिएटर शेर मोहम्मद अब्बास, इनके भी थे स्टैन खजाई, हेल्ड के, हेल का मतलब होता है इस रूप में पुकारना, अफगानी है ये, अनदर डे ऑफ विक्ट्री इन अफगानिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिपेलिंग फॉरेन पावर्स। तो उन्होंने कहा कि ये डे ऑफ विक्ट्री ही माना जाएगा, ठीक है, अफगानिस्तान की लॉन्ग हिस्ट्री में, ठीक है। हेल का मतलब के रूप में पुकारा जाना, ये भी वर्ड आपको आना चाहिए। अब ये हेल आपका वर्ड आया, मैं आपको बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप डिक्शनरी को लेके बैठें। हेल का मतलब पुकारना होता है, हेल का मतलब कहीं का रहने वाला होता है, हेल का मतलब ओले होता है, बता रहा हूँ आप, एंड हेल का मतलब ओले पढ़ना भी होता है। तो अब शब्दों के बारे में रुचि रखेंगे तभी तो सीखेंगे। तो इतने सारे हेल के मीनिंग बता दें आपको, ठीक है। अगर किसी आदमी को किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखा जा रहा है तो मैं कहूँगा ही इज़ बीइंग हेल्ड एज द नेक्स्ट पीएम ऑफ दिस कंट्री। हो गया इसका हेल का प्रयोग। हेल का मतलब होता है रहने वाला होना, टू कम फ्रॉम। इफ आई से ही हेल्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, ठीक है ना, तो एक छोटे से गांव से आता है, जहाँ गांव का रहने वाला है, ये हो गया हेल। एंड इफ आई से इट इज हेलिंग आउटसाइड, तो बाहर ओले पड़ रहे हैं। कितने सारे मीनिंग बच्चों आप। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा कहीं जाते थे अपने दरबार में, तो कोई एक बोलने वाला होता था, वो कहता था हेल द किंग, यानी राजा की जयकार करो। अब तो टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन ये अभी भी सब तो है ही,
तो हेल का मतलब किसी को तारीफ के रूप में तारीफ करना, ये कहना कि ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, ये नेक्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट बनने वाला है, आगे हेल के नहीं। और जो ओलों का तूफान होता है उसको हेल स्टॉर्म कहते हैं आप, ठीक है, ओलों को हेल स्टोन कहते हैं। ये तो सारे बड़े बनते हैं हेल के, आप डिक्शनरी देखो सारे मिल जाएंगे आप। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ अपने पढ़ने का तरीका बच्चों थोड़ा सा हमने चेंज करना है, ठीक है। स्टैन गजाई साहब ने क्या बोला, वो कह रहे हैं कि ये जो डील साइन हुई है, दिस विल बी हेल्ड, दिस विल बी प्रेज्ड एज द डे ऑफ विक्ट्री अफगानिस्तान की लॉन्ग हिस्ट्री में ऑफ रिपेलिंग फॉरेन पावर्स। अब इसको गौर से देखो बच्चों, आपकी हिस्ट्री अगेन नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, फॉरेन पावर आपका, फॉरेन भी एडजेक्टिव है, रिपेलिंग भी एडजेक्टिव है, और पावर्स आपका नाउन है। नाउन पर नाउन का उदाहरण है। रिपेल का मतलब पीछे धकेलना होता है, रिपेल का मतलब पीछे धकेलना होता है, और फॉरेन पावर्स का अर्थ होता है विदेशी ताकतों को अफगानिस्तान ने बाहर निकाला। रिपेल का मतलब होता है पुश बैक, ये वर्ड भी आपने देखना है, आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं रिपेल के। आप साइंस में मैग्नेट में कहते हैं जो दो इक्वल पोल्स होते हैं, सेम पोल्स होते हैं, तो रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं आप, ठीक है। आप टू सेम पोल्स रिपेल ईच अदर करते हैं ना, आपका अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट का उल्टा रिपेल हो गया आपका, दरअसल रिपेल पुश बैक। तो अफगानिस्तान की हिस्ट्री है कि उन्होंने फॉरेन पावर्स को पुश बैक किया है, ठीक है। उससे पहले आपके रशियन थे वहाँ पर, उससे पहले ब्रिटिश थे आपका। तो अफगानिस्तान की हिस्ट्री है कि उन्होंने फॉरेन पावर्स को बाहर धकेला अपने देश से, उनका कहने का अर्थ ये था, ठीक है। रिपेल ऑल्सो मीन्स टू फिल विद डिस्गस्ट, ध्यान रखना आप। रिपेल ऑल्सो मीन्स टू एबोमिनेट, ये वर्ड आपको सबको आना चाहिए आपको, ठीक है ना। रिपेल टू फिल विद डिस्गस्ट, डिस्कस ऑल्सो मीन्स गिरना, डिस्कस से भर देना किसी को, ठीक है ना। ये आदमी ने कहा यार देखो ये जानवरों के अंदर के हिस्से खाता है, ठीक है ना, आई फाइंड इट वेरी रिपेलिंग, ठीक है ना, आई फाइंड इट वेरी रिपेलिंग, तो मुझे बहुत घृण्य लगता है। कितना कुछ आप सीख सकते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है बच्चों, थोड़ा सा पढ़ के कुछ नहीं होता है, ठीक है। और इसका एडजेक्टिव बनता है रिपल्सिव, यानी समथिंग घृणित, अबोरेंट, एबोमिनेबल, डिस्गस्टिंग, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, डिटेस्टेबल, समथिंग दैट क्रिएट्स डिटेस्ट इन यू, है ना, अबोरेंट, लोथसम, कितने मीनिंग देखो आप। लोथसम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू लोथ का अर्थ होता है, ये वर्ब है तो इसका आगे ई लगाना है, इसका अर्थ है टू हेट, समझा ना आप। एक वर्ड आपका लोथ है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसका मीनिंग होता है अनविलिंग, ठीक है। अगर मुझे ये कहना हो कि मैं वहाँ अनविलिंग करता हूँ, अनिच्छुक, आई एम लोथ टू गो देयर, और यहाँ पर अगर आपने ई वाला लोथ लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया, ये गलत है, क्योंकि लोथ का अर्थ होता है टू हेट, और यहाँ आप चाहते हैं आई एम अनविलिंग टू गो देयर, मुझे मेरे वहाँ जाने की इच्छा नहीं हो रही। कितनी कुछ सीखना पड़ता है बच्चों, ये समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके पास में एक डिक्शनरी हो, एक छोटा सा थिसॉरस हो, कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि थिसॉरस होता क्या है। थिसॉरस बच्चों एक तरह की डिक्शनरी है जिसमें शब्दों के सिनोनिम्स, एंटोनिम सारे दे रखे होते हैं, तो उसको देखना पड़ता है। एक स्टूडेंट की टेबल पे डिक्शनरी तो मस्ट है, कंप्यूटर में पढ़ाई कर रहा है तो कंप्यूटर में उसके अंदर डिक्शनरी होनी चाहिए, थिसॉरस भी और आपके डिक्शनरीज भी। और एक डिक्शनरी काम नहीं चलता, 2-3 डिक्शनरी कम से कम होनी चाहिए डेफिनेशन देखने के लिए। आई होप लोथ समझ आ गया, लोथसम, ठीक है। आई फाइंड इट वेरी रिपल्सिव when I see somebody eating offal. Offal का अर्थ होता है internal organs of an animal which are eaten as food. इस शब्द की खास बात यह है इसका फुल फॉर्म नहीं होता, और कंप्यूटर में इसलिए पढ़ाता हूँ कि अगर मैं ऑफिस लिख दूंगा तो इसमें रेलन लगी, दिस वर्ड इज रॉन्ग,
ऑफल्स नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश बड़ी अजीब भाषा है। किसी भी जानवर के इंटरनल ऑर्गन्स, ऑफल का मीनिंग में लिख देता हूँ, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एन एनिमल which are eaten as food, ठीक है। आपका बेचा है, हार्ट है, लंग्स हैं, खाते हैं, ऑफर्स नहीं कहना है इसको, ठीक है। तो कोई अगर आपका बेचा खा रहा है या हार्ट खा रहा है, लंग्स खा रहा है किसी जानवर का, तो बड़ा घृणित लगता है देखने में कई लोगों को। कई लोग शॉप से भी खाते हैं। आई फाइंड इट वेरी रिपल्सिव व्हेन आई सी समबडी ईटिंग ऑफल। ऑफल वर्ड का भी आपने ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि ऑफल का ऑफल्स नहीं होता है, ध्यान रखना बच्चों, ऑफल का ऑफल्स नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, जो अंदर के ऑर्गन जिनको फूड की तरह नहीं खाया जाता, चाहे मशीन के हो या जानवर को, उनको इनर्ट्स कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एन एनिमल और मशीन। इस शब्द की क्या खास बात है? इसमें अगर आस नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा, इसमें रड़ने लग जाएगी। अब ये गलत हो गया। मैं बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा ये शब्द गलत है कि सही है? बता रहा हूँ। तो ये वर्ड हमेशा फुल फॉर्म में आप इस्तेमाल करेंगे। अब ये मैंने एस नहीं लगाया, इसमें रेड लाइन लगी है, रेड लाइन लगते ही पता लग जाता है ये वर्ड गलत है। दूसरा, हैंड राइटिंग पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं कि मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, कह रहा हूँ मैं आपको। कहाँ से कहाँ पहुँच कर देखो आप। रिपेलिंग समझ गए आपका? तो इन्होंने कई फॉरेन पावर्स को रिपेल किया है। अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने ये कहा, दिस इज़ द काइंड ऑफ डे दैट आर एंसेस्टर्स सेलिब्रेटेड। ये ऐसा दिन है जो हमारे पूर्वजों ने सेलिब्रेट किया आफ्टर दे डिफीटेड द ब्रिटिश एंड द सोवियट्स। तो भी तो कह रहा है ये सब फॉरेन की पावर्स हैं जिनको अफगानिस्तान ने रिपेल किया, पुश बैक किया। रिपेल का मतलब पुश बैक, ठीक है। री का मतलब पीछे होता है, पेल का मतलब पुश होता है। और पुश बैक करने का अर्थ क्या हुआ? भाई देश से निकाल देना उनको, पुश बैक, इसका मीनिंग ये होता है, पुश बैक, ठीक है। और अट्रैक्ट में आप पास में जाते हो, नफरत होती है तो पीछे जाते हो, इस तरह से बने होते हैं, बता रहा हूँ आपको। और पेल का मतलब पुश होता है। कभी इसका रूट कराऊंगा पेल के, आपको बहुत सारे वर्ड हैं, यहाँ कराऊंगा तो ये फिर आपका पूरा नहीं होगा, ठीक है। ये सेंटेंस में आ गया बच्चों। ये आज का दिन जो है वैसा है कि हमारे एंसेस्टर्स ने सेलिब्रेट किया, ठीक है। कब? जब उन्होंने ब्रिटिश को और सोवियत को देश से निकाला। ही सेड एज ही एंड अदर जुबिलेंट। ना जुबिलेंट बड़ा सुंदर सा वर्ड है। जुबिलेंट का मतलब हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। जुबिलेंट का होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश। और इतनी बड़ी समस्या देश की सॉल्व हो रही है तो सब खुशी होंगे, अफगानिस्तान के खास करके लोग। एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सटेटिक, कितने वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे। एक्सटेटिक, वेरी हैप्पी, यूफोरिक, इलेटेड, बड़े सुंदर शब्द हैं ये, ठीक है। द एंटायर कंट्री वॉज जुबिलेंट व्हेन दिस डील वॉज साइन। क्योंकि उनको ये पता था इस डील के बाद में अफगानिस्तान में ये बम धमाके बंद हो जाएंगे, युद्ध बंद हो जाएगा, इनोसेंट लोगों की जान जानी बंद हो जाएगी। तो खुशी की बात तो है ही, है ना आपका। मेंबर्स टुक पार्ट इन ए मार्च इन कटर। और वो तालिबान के मेंबर्स ने भी वहाँ पर आपका मार्च किया। और ये तालिबान के सोर्सेज ने बताया, ये वीडियो शेयर करके, कि जिसमें तालिबान के लोगों अफगानिस्तान के लोगों को मार्च करते हुए दिखाया गया है खुशी के मारे। तालिबान भी खुश थे। अब तालिबान के बहुत सारे टुकड़े हैं तो सबको अभी रास्ते पे लाने में टाइम लगेगा। तभी तो उन्होंने कहा पोम्पियो ने कि अभी टाइम है, बहुत सारा काम होना बाकी है। टुकड़े टुकड़े हैं, ये परेशान करते रहेंगे आप। कि कई ऐसे तालिबान के ऐसे स्प्लिंटर ग्रुप होंगे, ठीक है, कि जो तालिबान लीडरशिप ने डिसीजन लिया उसके साथ नहीं होंगे, तो धीरे धीरे मनाना पड़ेगा। इसको मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया बच्चों, स्प्लिंटर ग्रुप। स्प्लिंटर ग्रुप का अर्थ होता है कि उस बड़े ग्रुप से निकले हुए टुकड़े। स्प्लिंटर का यूँ अर्थ होता है जैसे आपकी उंगली में कोई बांस का एक छोटा सा टुकड़ा घुस जाता है, लकड़ी का किसी, जिसको ऑल्सो कहते हैं स्प्लिंटर, जिसमें कहते हैं मेरी उंगली में फांस चुभ गई है। तो आप ये कहोगे आई हैव गॉट अ स्प्लिंटर इनटू माय फिंगर। बोलना सीखे आप। तो मेरी उंगली में एक फांस चुभ गई। फांस का लकड़ी का छोटा टुकड़ा, बहुत पेन करता है वो,
ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करता है, लेकिन पेन तो होता है, बड़ा अनकंफर्टेबल आदमी को लगता है। तो स्प्लिटर ग्रुप होंगे, उनको भी रास्ते में लाना है। अभी तो अपनी लीडरशिप नाराज़ होंगे कि कैसे साइन कर दिया उन्होंने, साइन नहीं करना, तालिबान का तो राज होगा अफगानिस्तान पे, समथिंग लाइक दैट। फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द दोहा डील रिप्रेजेंट का मतलब यहाँ बताना है, अ चांस टू मेक गुड ऑन हिज प्रॉमिस टू ब्रिंग यूएस ट्रूप्स होम। अब सबका अपना अपना इसमें रहता है। तो अमेरिका ने ये जो डील साइन हुई है, तो जब प्रेसिडेंट बने थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अमेरिकन ट्रूप्स को वापस लेके आऊँगा। अब वो सच करने का समय आ गया है। तो उन्होंने कहा इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं अपनी प्रॉमिस को पूरा कर पाऊँगा। मेक गुड का अर्थ होता है पूरा करना, ठीक है ना, किसी चीज़ को जो काम कम है उसको पूरा करना, ठीक है। सब अपने अपने कमेंट दे रहे हैं। इसकी फ्रेज है टू मेक गुड ऑन हिज प्रॉमिस, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जब डील हो जाएगी और युद्ध, अभी एकदम तो नहीं जाएंगे अमेरिका के ट्रूप्स, धीरे धीरे करके जाएंगे। मैंने कहा नाटो की फौज भी वहाँ पर है, इट विल टेक टाइम, लेकिन कम से कम चांस तो हो गया। लिखा ना रिप्रेजेंट चांस, रिप्रेजेंट चांस मीन्स इट हैज़ ए चांस, और इट विल हेल्प हिम टू मेक गुड ऑन हिज प्रॉमिस, और अपनी प्रॉमिस को पूरा कर सकता है। और प्रॉमिस क्या की है, टू ब्रिंग यूएस ट्रूप्स होम, ठीक है। और लोगों की डिमांड भी थी, सैनिक कई वर्षों से पड़े हुए हैं वहाँ पर आप। अच्छा, सब कमेंट दे रहे हैं आपने। यूएस एम्बेसी काबुल में उन्होंने क्या बोला, टुडे इज़ अ मॉन्यूमेंटल डे। ये बड़ा शानदार कोलोकेशन है, ठीक है। अब मॉन्यूमेंटल डे का अर्थ होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। ये सब कोलोकेशन से इनको इकट्ठा करो, मॉन्यूमेंटल डे। जिस दिन हमने मार्स पे अपना मॉम भेजा, मार्स ऑर्बिटर मिशन, दैट वाज अ मॉन्यूमेंटल डे इन द स्पेस हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। मॉन्यूमेंटल डे, अ मॉन्यूमेंटल डे मीन्स एक ऐतिहासिक दिन, ठीक है। अ हिस्टोरिक ओकेजन। अ बिग ओकेजन, बहुत बड़ा ओकेजन अवसर, ठीक है ना। It was a monumental day in the history of Indian space science, Indian space research कह लो, कुछ भी कह लो। कब? When we sent MOM, ठीक ना, the orbit of Mars। मार्स के ऑर्बिट में हमने अपना मॉम भेजा, तो वो दिन हमारे लिए मोन्यूमेंटल था। ये इसका मीनिंग ये हो गया। ये मैं इसको काला कर रहा हूँ, नहीं तो ये नीला छपता जाएगा। ग्रुप का कोई मतलब नहीं है। ये मैंने टेक्स्ट चेंज करने के लिए लिखा है बच्चों, हाँ ठीक है। अब ये काला छपेगा ना आपका, इसलिए ये काला नहीं छपा। चलो ऊपर से काला करा देंगे इसको, और नहीं भी होती भी चलेगा, कोई बात नहीं। Anyway, monumental day, हाँ हिस्टोरिक ओकेजन। कई बच्चों को हिस्टोरिक में और हिस्टोरिकल में भी फंस जाते हैं। हिस्टोरिक का मतलब क्या, ऐतिहासिक। किस सेंस में ऐतिहासिक, जो बहुत बड़ा हो, इम्पॉर्टेंट हो, बिग एंड इम्पॉर्टेंट, ये इसका मीनिंग होता है। और एक होता है हिस्टोरिकल, इसका मतलब रिलेटिंग टू हिस्ट्री। ध्यान रखना बच्चों। तो एक हिस्ट्री पे आधारित किसी ने उपन्यास लिखा है, तो उसको कैसा उपन्यास कहोगे आप, हिस्टोरिकल या हिस्टोरिक? इट इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवल। अगेन कन्फ्यूजन मत होना, मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ ने काबुल ने एम्बेसी, यूएस एम्बेसी ने काबुल में जो थी उनकी, उन्होंने ट्विटर पे क्या बोला, इट इज़ अबाउट मेकिंग पीस एंड क्राफ्ट। क्राफ्ट का मतलब क्रिएट करना, बड़ा शानदार वर्ड है, क्राफ्टिंग अ कॉमन ब्राइटर फ्यूचर। तो ये शानदार डील हुई है, और कॉमन ब्राइटर फ्यूचर, सबका कॉमन, जो वहाँ रहेंगे, तालिबान का, अफगानिस्तान का, ठीक है ना, आपका अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का एक मौका हमारे पास में आएगा। और अमेरिकन कह रहे हैं वी स्टैंड विद अफगानिस्तान। द अफगान गवर्नमेंट सेड इट स्टूड रेडी टू निगोशिएट। और ये अब स्टैंड रेडी टू निगोशिएट एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या, हम तैयार हैं किसके साथ में बातचीत करने के लिए, एंड कंक्लूड अ सीज फायर विद द तालिबान।
और तालिबान के साथ में सीज फायर हो जाएगा, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं निगोशिएट करने के लिए। एंड इट अफर्म मतलब इसको पुरजोर तरीके से कहा, इट सपोर्ट फॉर द फेज्ड विड्रॉल ऑफ यूएस एंड कोलिशन फोर्सेस। जैसे मैंने कहा था कि वहाँ पर आपके कोलिशन नाटो के फोर्सेस भी हैं और अफगानिस्तान कह रहा है हम इसके सपोर्ट में हैं। फेज्ड विड्रॉल का होता है कि जो विड्रॉल है आपका ट्रुप्स का होगा वो एक साथ नहीं होगा, टुकड़ों में होगा। 1000 भी निकलेंगे, 1000 कुछ दिन के बाद में, फिर 1000 और, फिर 1000 और, फिर 2000 और, क्योंकि 8-10 हज़ार फौज तो होगी, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली नंबर क्या है, ठीक है। तो ये आपके अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं, ठीक है। और यूएस एंड कोलिशन करता होता है फोर्सेज जो बहुत देशों से मिल के बनी हुई है, ये नाटो के फोर्स को कोलिशन फोर्स कहते हैं। जितने भी नाटो के मेंबर स्टेट्स हैं उनकी फोर्स भी उसमें है। इट ऑल्सो सेट, इट मीन्स अपने अफगानिस्तान, इट रिमेन कमिटेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप, टू प्रिवेंटिंग मिलिटेंट ग्रुप्स फ्रॉम यूजिंग इट सॉइल टू थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द यूएस एंड अदर कंट्रीज। ये आपके अफगानिस्तान ने बोला है कि हम इस बारे में वचनबद्ध हैं, ठीक है ना, प्रतिबद्ध हैं, ठीक है, कि इसकी अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल यूएस और दूसरे कंट्रीज को थ्रेटन, धमकाने के लिए इस्तेमाल करने को रोकने के प्रति हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। मैं जो तुमको बताना चाह रहा था बच्चों, ये था कमिटेड का एक फ्रेज बनता है ये, और इसमें अक्सर गलती करते हैं बच्चे, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। बी कमिटेड टू डू समथिंग फ्रेज गलत होता है, याद रखना, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ग्रामर नहीं पढ़ाती बच्चों, ये पढ़ के आती हैं, ठीक है। आपका ये गलत है, सही क्या है, बी कमिटेड टू डूइंग समथिंग, ये करेक्ट है, ठीक है। और बी कमिटेड टू डूइंग समथिंग का अर्थ होता है किसी बात की, कोई काम को करने के लिए वचनबद्ध होना, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप इफ आई से आई एम कमिटेड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ये गलत हो गया, दिस एंड इज रॉन्ग, तो फ्रेज गलत कर दिया आप, कमिटेड टू डू होता ही नहीं है, तो क्या होगा सही, आई एम कमिटेड टू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। इसमें आप कोई रूल ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से आती हैं, मैं आपको इसलिए तो बार बार कह रहा हूँ डिक्शनरी लेके बैठो और पढ़ाई करो, ठीक है ना। बी कमिटेड टू डूइंग समथिंग होता है, ये ध्यान रखना बच्चों, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हम इस बात के प्रति वचनबद्ध हैं, ठीक है, कि हम मिलिटेंट ग्रुप्स को, जितने भी आपके ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको यूएस सिक्योरिटी को, यानी अमेरिका की सुरक्षा को और दूसरे कंट्रीज की सुरक्षा को खतरा पैदा करें, उसके लिए हम इनको अपनी सॉइल का इस्तेमाल नहीं करने देने के लिए वचनबद्ध हैं। अब समझ आ गया इसका मीनिंग कि नहीं? और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक वो भी था, तो वो भी ना बता दिया। फिर अलग से नाटो ने क्या किया, नाटो ने भी आपका प्रॉमिस किया, प्लेज का मतलब प्रॉमिस होता है, प्लेज नाउन भी है, कसम के रूप में, वाव के रूप में, हाँ, टू एडजस्ट द कोलिशन ट्रूप्स लेवल्स इन द फर्स्ट फेज 2। तो वो कह रहा है कि हम, नाटो ने कहा है कि कोलिशन ट्रूप्स को हम पहले फेज में भी एडजस्ट करेंगे, यानी कम करेंगे, ब्रिंगिंग डाउन नाटोज नंबर्स टू अबाउट, अब ये नाटो अपनी बात कर रहा है, भाई 16,000 वहाँ हैं तो उनको 12,000 कर देंगे, 4,000 कम कर देंगे। जब ट्रूप्स कम रहते हैं तो देश के ऊपर जो जहाँ रह रहे हैं उसके ऊपर वजन भी तो कम होता है ना। और नाटो अपनी बात कर रहा है कि वी वेंट इन टुगेदर, 2001 में हम साथ में गए थे, एंड वी आर गोइंग टू एडजस्ट ट्रूप लेवल्स टुगेदर, हम साथ मिलकर ट्रूप्स लेवल को कम करेंगे, अमेरिका और नाटो दोनों मिलके। एंड व्हेन द टाइम इज राइट, और जब समय उपयुक्त होगा, वी आर गोइंग टू लीव टुगेदर, और फिर हम साथ चले जाएंगे, कम कर देंगे फिर साथ चलेंगे यहाँ से, बट वी आर नॉट गोइंग टू लीव, ठीक है ना आपका, बट वी आर ओनली गोइंग टू लीव व्हेन कंडीशंस आर राइट। ऐसे नहीं एक तरफ आपके तालिबान के कहीं हमले चल रहे हैं और हम छोड़ के जा रहे हैं, वैसा होगा नहीं। तो नाटो सेक्रेटरी ने कहा है कि हम तभी ऐसा करेंगे जो कंडीशन सही होंगी। और ये स्टोल्टनबर्ग उनके जनरल हैं, ठीक है, वो आज इन काबुल, वो भी काबुल में पहुंचा हुए थे, है ना बच्चों। अब एक लास्ट पैराग्राफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है अफगानिस्तान का, उसमें लिखा हुआ था अकॉर्ड यानी समझौता ऑल्सो कम्स अमिड, या अमिड का मतलब बीच में, ऐसे हालात में, क्या हालात है, अ फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिचुएशन। जिसमें ये डील साइन की गई थी उस समय
पॉलिटिकल सिचुएशन अफगानिस्तान में बड़ी फ्रेजाइल थी। एक तो फ्रेजाइल का अर्थ लिटरल मीनिंग होता है बंगुर, जो आसानी से टूट जाए, यानी ब्रिटल, है ना। जैसे ग्लास इज फ्रेजाइल, ग्लास टक्कर मारते टूट जाएगा, है ना। एंड फ्रेजाइल ऑल्सो मीन्स वीक, ठीक है। तो पोजिशन बड़ी वीक थी। क्यों वीक थी, उसका नीचे एक्सप्रेशन दे रखा है। द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन सेड, इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि फरवरी 18 को मिस्टर गनी जो जीते सितंबर 28 का वोट, ठीक है, ठीक है, दैट वाज बिसेट बाय एलिगेशंस ऑफ रिगिंग। अब कोई बन गया, जीत गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन वो दैट वाज बिसेट, एक फ्रेज है, बिसेट बाय और भी दोनों लगा सकते हो, विथ समथिंग, बहुत शानदार फ्रेज है, ठीक है। पहले जो संदर्भ दे रखा उसमें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें वाज बिसेट बाय एलिगेशंस ऑफ रिगिंग, ठीक है ना आपको। द इलेक्शन वाज बिसेट विथ, या भाई भी यहाँ बाई लगाओ, बाई लगा लो फिलहाल, वाज बिसेट बाय, ठीक है ना आपका, क्या था आगे, एलिगेशंस ऑफ रिगिंग। बिसेट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है बहुत सारी और वो नुकसानदायक है, वो गलत है, ठीक है, वो खतरनाक है, ठीक है। पहले बिसेट को सिर्फ समझ लो आपको। अगर मुझे ये कहना हो जो रास्ता आपने चुना है वो खतरों से भरा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा, द पाथ यू हैव चोजन इज बिसेट, विथ भी लगा सकता हूँ, विथ डेंजर्स। पहले मुझे ये बताओ बच्चों, आपको समझ आ गया ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो खतरनाक चीज़ों से भरी हुई हो, फुल हो, उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है कि उसमें बहुत सारे खतरे हैं। ये जो इलेक्शन हुआ था, इट वॉज बिसेट बाई एलिगेशंस ऑफ रिगिंग। अब रिगिंग का अर्थ होता है अब ये सब कितने सारे सब सीखने का मौका मिल रहा है आप। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर इलेक्शंस रिग्ड थे, तो वहाँ पर इलेक्शनों में धांधली हुई थी। एलिगेशन रिगिंग का अर्थ हो गया, ठीक है ना आपका, अनफेयर इलेक्शंस, ठीक है। रिगिंग मीन्स इलेक्शंस में रिगिंग, हाँ ध्यान रखना, कहीं और रिगिंग नहीं। अदरवाइज रिगिंग का मतलब तो तेल का कुआं भी होता है, रिग होता है, उसको कुछ कहते हैं रिग। शब्द कितने सारे हैं आपके। अगर किसी स्टेट में इलेक्शन में धांधली हुई है, मैं आपको रिग का भी एक प्रयोग दे देता हूँ। इफ आई से द इलेक्शंस इन दिस स्टेट वर रिग्ड, तो इसका अर्थ हो जाता बच्चों कि इस इलेक्शन में, इस स्टेट में जो इलेक्शन थे अनफेयर थे, वो सही नहीं थे, बूथ कैप्चरिंग हुई, बैलेट पेपर चुराए गए, बहुत कुछ हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है ना। इलेक्शंस वर रिग्ड, ये समझ आ गया नहीं आया आपका। तो एलिगेशन ऑफ रिगिंग का अर्थ क्या हुआ, इलेक्शन में धांधली की खबरें थी और इलेक्शन उससे भरा पड़ा था। और ये किसने कहा है, इलेक्शन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ने कहा है। तो आई होप कि रिगिंग का, और एक रिग और होता है बच्चों, ऑयल रिग, ध्यान रखना। ऑयल रिग का अर्थ होता है कि समुद्र में से और ज़मीन में से तेल निकालने का जो ढांचा लगा रहता है, अपरेटस, उसको ऑयल रिग कहते हैं। एक बार मैं आपको रिग वर्ड को डिक्शनरी दिखाता हूँ, शायद इसमें फोटो भी दिख जाए आपको। तो जब हम ढंग से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे ग्रामर हो, ये हो, वो हो, हाँ बच्चों, ये फोटो तो नहीं है, लेकिन मैं इसका आपको वो बता देता हूँ और उसमें इसकी वर्ब भी बताता हूँ आप, ठीक है। ये देखिए आप, ये रिग आपका उच्चारण है, नाउन है, ये काउंटेबल है, स्ट्रक्चर को कहते हैं, ढांचे को। अ लार्ज स्ट्रक्चर विच इज यूज फॉर रिमूविंग ऑयल और गैस फ्रॉम ग्राउंड और बॉटम ऑफ सी, सेफ्टी प्रिकॉशन ऑन ऑयल रिग्स। समझ आ रहा है बच्चों। तो आपने कभी देखा होगा बॉम्बे हाई में या किसी ज़मीन पे आपके, इसमें गल्फ कंट्रीज में जगह जगह दिखते हैं वो, ठीक है। तो उसको रिग कहते हैं और वर्ब के रूप में भी दिखाता हूँ रिग को। बीमा नहीं होना है, दैट्स राइट। तो देखो इसको गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो 20 बार एग्जाम में आया हुआ है, फिलअप में कहीं और कहीं और। ये रिग का उच्चारण है, क्या लिखा बताऊँ आपका। ये मीनिंग कैपिटल वाला मीनिंग नहीं होता बच्चों, ये उसका संदर्भ होता है, लेकिन लगभग ये मीनिंग जैसे ही होता है। टू अरेंज डिसऑनेस्टली फॉर द रिजल्ट ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्शन, ठीक है।
to be changed. Previous elections in the country have been rigged by the ruling party. अब आपको समझ आ गया आप, ऐसा कई जगह होता है ना, फिलीपींस में भी क्या है ऐसा हो रहा है, ब्राज़ील में ऐसा कई जगह होता है, ठीक है, सब लोग करते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या, कंट्री में जो पहले इलेक्शन हुए थे वो रूलिंग पार्टी द्वारा रिग किए गए थे। अब समझ आ गया आपको? हाँ, चलो चल लगे हाथ, तो आपको 20 सेट भी बता देता हूँ, 20 सेट विथ। और मैंने आपको क्या बताया बच्चों, तो ये कंप्यूटर में पढ़ाने से मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं आपको जो बता रहा हूँ भैया करेक्ट है वो, ठीक है। तो वर्षों के अनुभव से ये होता है बच्चों, बिना टीचर को नॉलेज नहीं होगा तो कहाँ से बताएगा वो। ये उच्चारण तो मैंने काट दिया। इसका मीनिंग है ट्रबल्ड बाई या फुल ऑफ, और फुल ऑफ किस चीज़ से, अच्छी चीज़ से नहीं। विद द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक नाउ डेज इवन अ ट्रिप अक्रॉस टाउन, इतना ट्रैफिक है, इस बिसेट के साथ में बाई और दोनों लगा सकते विद डेंजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप टाउन जा रहे हो उसमें बहुत सारे खतरे हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना सारा है, तो कोई ना कोई ठोकी देगा आप। आई होप कि आपको समझ में आ गया बच्चों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सब तब आता है कि जब आप खूब सारा पढ़ते हो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे बार बार। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, लास्ट लाइन है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है कि ये जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है ना, इसमें रिगिंग की रिपोर्ट थी, एलिगेशंस थे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड अदर इरेगुलरिटीज़, और दूसरे उसमें इरेगुलरिटीज़ भी थी। इरेगुलरिटी का मतलब होता है गलत काम थे, ठीक है, अनियमितताएं जिसे कहते हैं वो भी थी। चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला रिजेक्ट, और ये एग्जीक्यूटिव तो उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना आपका। और ही क्लेम टू बी द विक्टर, और उसने अपने आप को विजेता घोषित किया है। एंड वाउड, और उसने कसम खाई टू नेम अ पैरेलल गवर्नमेंट। तो काफ़ी पहले की बात है, अभी वो ठीक हो गया, दोनों ने मिला के कुछ समझौता वगैरह कर लिया है, गनी साहब ने और अब्दुल्ला ने। तो अब वो सिचुएशन नहीं है। तो इसमें वर्ड आ गया वाव, ठीक है। वाव आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ठीक है। ये पूरा वीडियो आपको रोक के देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये दो चीज़ों में, एक तो मैंने आपको वो दिखाया वो है, और दूसरा मैंने ये इसमें आपको एक्सप्लेन किया इस पेज पे। देखता हूँ मैं कोशिश करके कि दोनों को एक पेज में करके और टेलीग्राम में डाल दूँ। हालांकि टेलीग्राम में डालने लायक होगा नहीं ये, क्योंकि प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं होता है। तो वाव बच्चों नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक है। इसका एक मीनिंग होता है नाउन के रूप में प्लेज, ठीक है। अब प्लेज आ लगाए, समझ गए होंगे, नाउन है। एंड टू प्लेज तो आपका वर्ब हो गया। आप इसका फ्रेज बनता है टू टेक अ वाव, टेक अ वाव, कसम खाना, ठीक है। टू टेक एन ओथ, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। इफ आई से आई हैव टेकन अ वाव टू टेक रिवेंज ऑन हिम, तो उससे बदला लेने की मैंने कसम खाई है, ठीक है। और इफ आई से इट इज़ अ वाव, इट इज़ माई वाव, तो ये मेरी कसम है। और शादी में जो कसमें खाते हैं एक दूसरे का ध्यान रखने का, केयर करने का, तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपने शादी नहीं बोलनी हो, किसी लड़के को, अपने दोस्त को आपने किसी बारे में पूछा, आपको पता नहीं शादी हुई कि नहीं, तो मैं कहूँगा हैज़ ही टेकन मैरिज वाउज, तो ये भी आपको आना चाहिए। और इसका पता अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि उसकी शादी हो गई क्या, हैज़ ही टेकन मैरिज वाउज, दैट्स राइट। आई होप कि समझ आ गया। प्लेज का भी आपको बताता हूँ। प्लेज कसम तो है ही, जैसे अपन स्कूल वगैरह में प्लेज लेते हैं ना सारे प्रार्थना में, सुबह प्रार्थना में। लेकिन टू प्लेज का मतलब बच्चों गिरवी रखना भी होता है, टू फॉन। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, मैं क्या बताऊँ आपको। और पता नहीं तुम वीडियो भी पूरी नहीं देखते हो, कम देखो भले कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा देखो आप, ताकि आपको पूरा उसका फ़ायदा हो सके। आप पूरा नहीं देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। अगर 1 घंटे का वीडियो है तो उसमें आप 10 मिनट में या 5 मिनट कैसे देखते हो, पॉसिबल नहीं है। टू प्लेज का मतलब गिरवी रखना है, छोटी चीज़ को, बड़ी चीज़ को नहीं, ये भी याद रखना आपका। एक आदमी साउथ में गया हुआ था और somebody picked his pocket, तो उसने कहा I had to pledge my wristwatch, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहो तो पॉन भी लगा दो, पॉन का मतलब प्यादा भी होता है। माई गॉड क्या क्या बताऊँ मैं आपको, समझा रहा हूँ। आप पढ़ते रहने से इंग्लिश सीख होती है,
आई हैड टू प्लेस अपॉन माई रिस्ट वॉच, मतलब क्या हुआ, मुझे अपनी जो है कलाई की घड़ी को गिरवी रखना पड़ा, सो दैट आई कुड बाई अ टिकट, कुड बाई अ टिकट टू माई विलेज, ताकि मैं अपने गांव का टिकट खरीद सकूं। अब समझ आ गया बच्चों? और मैंने आपको जो बताया इसका भी ध्यान रखना, घर को प्लेस नहीं करते हैं, घर को मॉर्गेज करते हैं आप। अरे कहते हैं पॉइंट, पता नहीं समझ आया कि नहीं। छोटी चीज़ को प्लेस और पॉन करते हैं, अगर कोई चीज़ बड़ी है तो उसको मॉर्गेज करते हैं, इसमें टी साइलेंट है। बड़ी चीज़ को गिरवी रखना, ठीक है ना। इफ आई से ये मॉर्गेज इज हाउस, मेरा पढ़ाना तो बंद होगा ही नहीं, कोई भी चीज़ मैं करूं, और मेरी आदत है डिटेल में नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये मॉर्गेज हाउस टू रेज अ लोन ऑफ ₹10 लाख, तो 10 लाख रुपए का लोन लेने के लिए, रेज अ लोन का लोन लेने के लिए उसने अपने घर को गिरवी रखा। तो जो जो चीज़ें थी मैंने आपको सब बता दी बच्चों, ठीक है। और उसने कसम खाई कि एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाएगा। तो अब ये समस्या ख़त्म हो गई है, दोनों के बीच में सलाह मशवरा हो गया है। तो बच्चों आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मेरा वो एक्सेप्ट रह गया है, तो एक्सेप्ट का छोटा सा भाग मैं आपको अभी करके बताता हूँ, बाकी बाद में करेंगे, ठीक है। मैं आपको अंतर बताना चाह रहा था कि अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया, बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और नॉवल नहीं पढ़ा तो हमको फिर पूरा होगा नहीं। एक उपन्यास का एग्जर्प्ट का अर्थ होता है उसका एक छोटा सा भाग, किसी के स्पीच में से, फिल्म में से, किताब में से एग्जर्प्ट ले सकते हैं, जैसे आपको बताने के लिए कि उसमें कितने सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है और जो आपको अखबार में कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो छोटा सा मैं 15-20 मिनट आपका और लूँगा, इसको थोड़ा पढ़ें और मैं इसको बाद में आपको कराऊँगा, ठीक है। अभी खाली आपको नमूना दिखा रहा हूँ। उपन्यास में से मैंने ये टाइप किया है, जेम्स वोक बिफोर मीगन, जेम्स की शादी होगी मीगन से और वो मीगन से पहले उठा। फॉर अ लॉन्ग वाइल, अब ये सब ये यूजेज हैं, लॉन्ग वाइल मीन्स काफ़ी समय बाद में, काफ़ी समय तक। फॉर अ लॉन्ग वाइल मीन्स काफ़ी समय तक, उठ तो गया वो मीगन से पहले, मीगन उसके वाइफ का नाम है। ही जस्ट ले ऑन हिज साइड, वो अपने करवट लेके लेटा रहा और अपनी बीवी को देखता रहा, लुकिंग एट हर एंड थिंकिंग हाउ लकी ही वॉज, हाउ लकी ही वॉज। अब ये सेंटेंस आपने बनाना है, मैं कितना लकी हूँ कि मेरे को ये नौकरी मिल गई, हाउ लकी आई एम टू हैव गॉट दिस जॉब। इसमें सेंटेंस टू हैव मैरिड हर। अब मैं परफेक्ट इंफिनिट आपको करा चुका हूँ, बता चुका हूँ, इनका कोई टेंस नहीं होता है। टू हैव मैरिड का टेंस वही है जो आपके मेन वर्ब का टेंस है, वो है वाज। तो आप ये सेंटेंस बना सकते हो, ये मैं आपको कह रहा हूँ। जब आप सेंटेंस बनाओगे, बहुत मेहनत का काम बच्चों, 1-2 घंटे बैठ के तो करना पड़ेगा ये, क्योंकि हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, फिर उसके ऊपर हम पढ़ते नहीं हैं। जो वीडियो आपके लिए बनाए जाते हैं उनको आप देखते नहीं हो। इस वीडियो में उन सब लोगों से मैं अपील करना चाह रहा हूँ जो मैं ऑफलाइन के बैचेस में मेरे पढ़ते थे, क्योंकि बैच कब शुरू होगा उसकी कोई गुंजाइश नहीं है भैया, ध्यान रखना। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि प्लीज़ मेरी वीडियो देखो, यह आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। करो तो सही, इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी। इसमें आगे नहीं बच्चों है, एट वन स्टेज शी रोल्ड ओवर, वो भी लेटी हुई होगी, फिर वो उसने पलटी खाई एंड स्नगल अप टू हिम इन हर स्लीप, और नींद में वो उसके नज़दीक आ गई। यू स्नगल अप टू समबडी, ठीक है, टू अवॉइड कोल्ड। द चिल्ड्रन वर स्नगल अप टू देयर मदर, ऐसे भी कह सकते हो आपका, ठीक है। यू स्नगल अप टू समबडी, ठीक है ना, कोल्ड से, ठंड से बचने के लिए, समझ आया। तो ये आपको अखबार में नहीं मिलेगा, ये कह रहा हूँ। आप एग्जाम में तो आया भाई स्नगल अप, स्नगल का अर्थ क्या होता है, सिनोनिम में आ रखा है आप। तो स्नगल का अर्थ होता है किसी के पास में बैठना, लेटना, ठीक है, ताकि ठंड से आप बचें। मैं आपको इसका डिक्शनरी मीनिंग दिखाता हूँ। और बच्चे, छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ सोते हैं, 2 बच्चे, एक बाएं एक दाएं, तो दे स्नगल अप टू देयर मदर। स्नगल अप, देखो वही सेम सेंटेंस दे रखा मैं आपको, जो मैं आपको कह रहा हूँ भाई, मैं आपको केवल सेंटेंस दे रहा हूँ बच्चों, ये देखो गौर से इसको। तो मेरे पास में अगर मैं आपको ये कंप्यूटर ना पढ़ाऊँ तो कैसे बताऊँ कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ सब कुछ 100% करेक्ट है। द चिल्ड्रन स्नगल अप टू देयर मदर टू गेट वार्म, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इफ़ यू स्नगल अप टू समबडी, तो आप उससे चिपक के सोते हो,
नज़दीक आके सोते हो, जैसे बच्चे माँ के पास सो रहे हैं, क्या पर्पज़ है? डर नहीं रहे हो, ठंड लग रही हो, तो जब, या आप जरूर नहीं माँ की चिपक, आपस में चिपक सकते हैं आप, ठीक है ना। आपका कुछ डॉग के पपीज थे, ऑल द पपीज वर स्नगल अप टू ईच अदर। नहीं समझे आप? कैसे बोलूँगा? ऑल द पपी, और ठंड थी तो सारे पपीज एक दूसरे से चिपक के सो रहे हैं, तो मैं कैसे कहूँगा ऑल द पपीज वर, या पैसे वो मत एक्टिव में लिख दो, स्नगल अप टू ईच अदर, ठीक है, टू गेट वार्म, ताकि वो गर्म हो सकें, ठंड थी। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ बच्चों कि ये आपको स्नगल वगैरह आपको अखबार में नहीं मिलेगा, रोल ओवर आपको अखबार में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको उपन्यास भी पढ़ने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ता हूँ, यहीं तो पढ़ाऊँगा आपको, हाँ बाकी यहाँ तो पढ़ाऊँगा बस, ये मैं फिर बाद में आपको कराऊँगा। व्हेन यू फेल्ट हर स्टर, अब ये आपको स्टर वर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, एग्जाम में तो 20 बार आया हुआ है। स्टर का मतलब होता है हिलाना भी होता है, किसी ने चाय में शक्कर डाली तो आपने अपनी वाइफ को या बेटा बेटी को बोला, हैव यू स्टर्ड माई टी, हैव यू स्टर्ड माई टी, तो तेने मेरी चाय हिला दी चम्मच से, गिव मी अ स्पून टू स्टर टी, समझ आ गया। लेकिन स्टर आपका वर्ब भी है, ठीक है, वर्ब के रूप में स्टर का मतलब हिलना होता है, कितने अर्थ है आपको, और स्टर का मतलब एजिटेशन भी होता है। ओह माय गॉड, हैव यू स्टर्ड माई टी, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपने मेरी चाय हिला दी है, ठीक है ना। द स्टूडेंट स्टर का मीनिंग क्या हो गया? सॉरी, अरे वो कहाँ चला गया? एक सेकंड बच्चों, मेरे हाथ से कुछ दब जाता है, ये कई बार गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। द स्टूडेंट स्टर, छात्रों का जो आंदोलन था, इसका मतलब स्टर का मतलब आंदोलन भी हो गया बच्चों। देखो आप, एजिटेशन, एजिटेशन का अर्थ क्या होता है? आंदोलन, ठीक है ना। रीच द थर्ड डे, और इसका मीनिंग हो गया कि जो स्टूडेंट का आंदोलन था वो तीसरे दिन पहुंच गया, यानी 3 दिन से आंदोलन चल रहा है। कितने सारे मीनिंग देखो आप। When he felt or stir, James considered waking up. अब कंसिडर के साथ में वेक वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। कंसिडर टू वेक अप नहीं हो सकता आपका। दिस इज हाउ वी लर्न। तो ये आपको यूजेस है, ये अखबार में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ही कंसिडर्ड वेकिंग अप मीन्स उसने उठने की सोची, एंड गोइंग फॉर अ स्विम, और यहाँ भी टू गो नहीं हो सकता, ये पैरेलल कंस्ट्रक्शंस है। ये चीज़ें अखबार में कहाँ से मिलेंगी आप। बट ए ग्लांस एट द बेड साइड क्लॉक शोड दैट इट वॉज गेटिंग ऑन, ये आपको कभी नहीं मिलेगा। गेटिंग ऑन 5:30, तो 5:30 होने वाले हैं। गेट ऑन मीन्स 5:30 मीन्स हुए नहीं है, होने वाले हैं, 1 आध मिनट शायद कम होगा। एंड द लाइट आउटसाइड वॉज फेडिंग, और जो वाइट लाइट थी वो फेड हो रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं आपको कराया ये, ठीक है। ये बाकी वाले पोर्शन है, इतना है ये वैसे, तो ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ये नॉवल के एग्जैक्ट और ये दूसरा, ठीक है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ और फिर एक साथ इनको डाल दूंगा, एक ही फाइल बना के, ठीक है। अलग लिखे हो गए ताकि आप उसको पढ़ सको, देख सको। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। इसके बाद में मैं आपको मॉडल का वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने सीखनी होती हैं। ओके बच्चों, बाय बाय देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।